नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस आधारित क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। तो हिंदी विषय हो या कोई अन्य विषय हो, कोई भी हो, अगर हम उसका मूल्यांकन करते हैं और वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पद्धति का हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की खास बात ये होती है कि उसकी प्रामाणिकता, उसकी खास बात होती है। मतलब ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जैसे ये पहला आंसर, इसके 4 ऑप्शन के एक आंसर सही होगा, तो हर व्यक्ति को एक आंसर, वो सही आंसर लगाना ही पड़ेगा। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने सर बी ऑप्शन लगाया था, इसका आंसर जो है कम से कम 1 नंबर एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए, ये भी तो पॉइंट सही है। नहीं, इसका एक आंसर सही है तो सही है। तो यहाँ पे जो है देखिए, छात्रों को अंक देना सरल हो जाता है वस्तुनिष्ठ पद्धति से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, और इसकी विश्वसनीयता जो है अच्छी होती, ज़्यादा होती है किसी अन्य जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मुकाबले। आंसर हो गया ऑप्शन ए, और कोई भी यहाँ पे आंसर फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो क्या वो चारों कौशल, 4 कौशल क्या है? 4 कौशल होता है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये 4 कौशल होते हैं। तो ये चारों पे अधिकार रखते हैं पूर्ण रूप से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। मतलब भाषा की नियमबद्ध मतलब व्याकरणिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो बच्चे को व्याकरण का ज्ञान होता है क्या, आता है जब वो बच्चा स्कूल? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोरी स्लेट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता, खाली स्लेट नहीं होता। उसके अंदर मातृभाषा का ज्ञान होता है, सामाजिक रूप से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, क्योंकि उसकी जो है परवरिश तो शुरुआत में हो ही चुकी होती है। स्कूल तो भाई 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, है ना। जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 3 साल के बच्चे का प्री स्कूल में एडमिशन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो 3 साल का बच्चा तब तक तो घर में रहता है, घर में सीखता, तो खाली स्लेट तो होता नहीं है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्कूल आने से पहले बच्चे का सही रूप में प्रयोग करना उनको नहीं आता। यहाँ पे यही सही है आंसर, तर्कसंगत भी आंसर यहाँ पे डी होगा। जिन लोगों ने डी आंसर लगाया है वो सभी सही होंगे। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? देखिए, भाषा 2 तरीके से होता है। भाषा एक तो अर्जन होता है, यहाँ पे अर्जित लिखा है, एक अर्जन होता है और दूसरा होता है शब्द अधिगम। ठीक है, इन 2 शब्दों से ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सामान्य है। अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे भाषा कक्षा, भाषा प्रयोगशाला, समाज और पाठ्यपुस्तक। देखिए, भाषा का अर्जन जो होता है वो, उसका अर्जन जो है उसके समाज से प्रारंभ होता है। ठीक है, जहाँ पे भी रहेगा, जहाँ पे भी पैदा होता है, जिस घर में पैदा होगा वहीं की भाषा बोलेगा, वहीं के विचारों को व्यक्त करेगा, उसी तरीके के विचार व्यक्त करेगा। ठीक है, तो समाज का अर्जन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है रोल। ये बात समझ गए? तो अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया है, परिवार से मिलने वाली एक प्रक्रिया है। वहीं पे अधिगम जो होती है ये एक लर्निंग बेस्ड होती है। क्या होता है? लर्निंग बेस्ड। मतलब अधिगम के लिए हमको सीखना होता है। क्या होता है? सीखना होता है। और ये लक्ष्य जो है, लक्ष्य भाषा होती है एक तरीके से। क्या सीखना है हमें? अब मान लीजिए हमारा अर्जन हुआ है हिंदी भाषा में और हमारा अधिगम होना है अंग्रेजी में, तो हमारी लक्ष्य भाषा अंग्रेजी है, हमें सीखना है। तो यहाँ पे लर्निंग बेस्ड होती है। लाइफ टाइम में, लाइफ के मतलब किसी भी टाइम में जो है ये अधिगम की प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। मतलब आप ऐसा नहीं कि 40 साल के हो गए तो आप भाषा नहीं सीख सकते या कुछ भी नया नहीं सीख सकते। भाषा के बारे में बात हो रही तो भाषा का ही उदाहरण ले रहे। तो आप जो है, हो सकता है कि 50 साल की उम्र में आप जर्मनी भाषा सीख रहे हो, या स्पेनिश भाषा सीख रहे हो, या फिर जो है पंजाबी भाषा सीख रहे हो आपको। ठीक है, तो ये अधिगम की प्रक्रिया किसी भी समय हो सकती है, लर्निंग प्रक्रिया कभी भी शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें व्याकरणिक जो है चीजों का ज्ञान दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियां
कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे? तो देखिए, कहानी और कविताएं का रोल क्या होता है बच्चे के जीवन में? भाई, बच्चे के जीवन में कहानी जो है, एक तो कल्पनात्मक चीज़ें जो है बच्चा सोचेगा, उससे सोचेगा तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा, मनन, चिंतन, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये कहानी बच्चों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसी का आधार बना के हम आंसर देखते हैं। प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, तो देखिए कहानी और जो कविताएं होती है, इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उपदेश देने वाली एक प्रक्रिया होती है। भाई, सामने रह करके बच्चे को बोलोगे। अब ये तो नहीं है कि ऑडियो में कहानी सुनाओगे बच्चे को, तो कोई मतलब नहीं है। जब आप सामने रह कर एक्शन के साथ सिखाओगे, सुनाओगे, बोलोगे, है ना, एक्टिंग करोगे, अभिनय करोगे, तभी तो बच्चा सीखेगा, तभी आपकी कहानियों में इंटरेस्ट भी लेगा। कहानी व कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, बिल्कुल भी नहीं। घटनाओं, शहर, पदों में दोहराव होना, बिल्कुल भी नहीं। प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियां, कविताओं को पढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आंसर है यहां पे ए। ठीक है। प्रत्यक्ष जो है मातृभाषा आधारित बहुभाषा किसकी अनुशंसा करता है? तो मातृभाषा आधारित बहुभाषा किसकी अनुशंसा करता है? तो पांचवें का देखिए आंसर क्या है। आंसर यहां पे होगा ऑप्शन सी, सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा, लेकिन ध्यान रहे, हिंदी भाषा में, हिंदी के पेपर में, सीटेट में ये मातृभाषा से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे सीटेट के एग्जाम में सबसे सिंपल पेपर होता है हिंदी का, सबसे सिंपल, क्योंकि इसमें ज़्यादा तथ्य नहीं है, इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं है, उनके विचार नहीं है। आपको बस अपनी बोध से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अपने विचारों, अपने जो है संयम से थोड़ा ध्यान दे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4 ऑप्शंस में आपको 2 ऑप्शंस तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी रूप में सही नहीं होंगे, उसको तो आप तुरंत काट सकते हैं, और 2 ऑप्शन में कंपेयर करना हो जाता है, बल्कि इनफैक्ट 3 ऑप्शंस भी गलत हो जाते हैं कई जगह। तो बहुत आसान है हिंदी पेडागोजी सॉल्व करना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखते हैं क्या है। शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य व एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उनका अभ्यास करता है। शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कौन सी है? जिस बच्चे ने इन शब्दों की परिभाषा याद रखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक लाइन का आंसर है। टीचर पहले ही कह रहा है कि टीचर क्लास में पहले उदाहरण पेश करता है, फिर उसके बाद उनका अभ्यास करवाता है। तो उदाहरण से अभ्यास की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो है आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर जाने की प्रक्रिया होती है आगमन विधि। उदाहरण से सूत्र की ओर जो है प्रक्रिया होती है, परिभाषा की ओर प्रक्रिया होती है आगमन विधि। तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट विधि है यही, बेस्ट विधि है आगमन विधि। और निगमन विधि क्या होता है? निगमन विधि होता है जस्ट इसका उल्टा, नियम पहले बच्चों को बताएंगे और फिर उसके बाद उदाहरण बच्चों को बताएंगे। तो ये बड़े लोगों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए है। हाई स्कूल, ग्रेजुएशन में बच्चों को जो है इस तरीके से पढ़ाया जाता है। आमतौर पे ग्रेजुएशन में इस निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। बाकी आगमन विधि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा, या इतना याद कर लो, नियम से उदाहरण और उदाहरण से नियम, कौन सी विधि होगी ये आपको पता हो, आंसर तुरंत लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम प्रभावी होगा? लोकगीत क्या होते हैं? तो लोकगीत जो होते हैं वो क्षेत्रीय विशेषता आधारित होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नौटंकियों में गाया जाता है गीत, है ना, नौटंकी में गाते हैं, रामलीला होती है तब देखिए कौन किस तरीके के गीत गाए रहे, बुंदेलखंडी होती है तो उनके गीत देखिए कैसे हैं, ब्रज की भाषा का गीत कैसा है ना। तो ये सारे जो गीत होते हैं लोकगीत कह रहे हैं। भोजपुरिया एक लोकगीत है, तो भोजपुरी का नाम आएगा तो आप कहेंगे ये बिहार की गाना है, बिहार के आसपास के क्षेत्र में गाया जाता है। गांव की भाषा में जो है गाया जाने वाला होता है, तो गांव की भाषा को पता होता है कि ये इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा यहाँ का गीत है। ठीक है, तो ये कम महत्वपूर्ण है। लोकगीत से संबंध राज्यों की जानकारी देना या लोकगीतों की रसानुभूति। तो लोकगीतों में रस होता है ना, उसका एक अलग ही लय होता है। तो एक तो ये तो सही है बिल्कुल। लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना होता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही जवाब है।
भाई लोकगीत से हमें पता चलता है कि किस राज्य किस क्षेत्र की क्या विशेषता है, किस सांस्कृतिक विशेषता है और इसकी क्या खूबियां हैं, किस कारण ये गाया जाता है। लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का मुहैया कराता है, बिल्कुल भी सही है। भाई पंजाबी गाना गाया जाता है तो आप भाषा के रूप में परिचित हो रहे हैं ना। आप जो है साउथ के गाने गा रहे हैं तो साउथ की भाषा से परिचित हो रहे हैं। आप भोजपुरी गाना गा रहे हैं तो भोजपुरी से परिचित हो रहे हैं, इंग्लिश गाना गा रहे हैं तो इंग्लिश से परिचित हो रहे हैं। तो ये है। तो यहाँ पे राज्यों की जो जानकारी देना ये ज़्यादा मूल रूप से कम प्रभावशाली है। कम प्रभावशाली है इसका मतलब ये नहीं कि प्रभावशाली नहीं है, यहाँ पे पहले सबसे कम प्रभावशाली महत्वपूर्ण है। राज्यों की जानकारी तो लोकगीतों से पता ही चलता है कि ये गीत कहाँ बोला जाने वाला गाया जाने वाला गीत है ना। लेकिन सबसे कम जानकारी देता है। आंसर यहाँ पे ए सही होगा। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। आसपास के परिवेश की वस्तुओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा हो गया है यहाँ पे। तो देखिए ये आंसर है खोजबीन परख। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। खोजबीन परख से क्या होता है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा बढ़ती है। ये पूछते हैं बच्चे खोजबीन के माध्यम से कि क्या है, ये क्या है, ये कैसे कार्य करता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। ठीक है। नेक्स्ट, जिन बच्चों को ऊंचाई से डर लगता है वे डैश डैश से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये देखिए अधिगम विकार का एक प्रश्न है। अधिगम विकार के प्रश्न आपको 201% देखने को मिलेंगे पूरे सीटेट एग्जाम में। ठीक है, पूरे सीटेट में एग्जाम में आपको जो है ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इनको जो है अच्छे से तैयार करना है। तो यहां पे बच्चे को हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, तो ऐसा जो होता है बच्चा वो पीड़ित है एक्रोफोबिया से। ध्यान रखिएगा, एक्रोफोबिया से पीड़ित है, इसको याद रखिएगा। डिस्मोर्फिया क्या होता है, डिस्मोर्फिया में व्यक्ति जो होता है स्वयं के बारे में भ्रम में रहता है। स्वयं के बारे में भ्रम में रहता है, शारीरिक भ्रम में होता है, अपनी सुंदरता में ही खोया रहेगा, है ना, अपने बल में ही खोया रहेगा। जैसे ना आमतौर पे आप देखिए कि जैसे इसको किस तरीके से समझाऊं, जैसे कोई जिम जाता है, अब जिम में बॉडी वॉडी बना लेता है ना, तो अपने ही भ्रम में रहता है, भाई मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, देखा भाई ये देख 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 मेरे एप्स निकले हुए हैं, जबकि उसके एप्स होते भी नहीं है। तो इसी तरीके के शारीरिक भ्रम, ध्यान रखिएगा, एक तरीके से आप समझ लो, लिख लो, शारीरिक भ्रम, स्वयं के बारे में भ्रम में रहना, शारीरिक भ्रम। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको याद लिख लेना चाहिए। उसके बाद डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया क्या होता है ये आपको पता ही है। मिथोमेनिया क्या होता है, तो मिथोमेनिया तो होता है, इसमें क्या होता है व्यक्ति जो होता है वो झूठ बोलने का बड़ा आदी होता है। मिथोमेनिया में व्यक्ति झूठ बोलने का आदी होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने का आदी होता है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा। तो बच्चा व्यक्ति जो होता है अतिशयोक्ति में जीता है, कुछ भी बातों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, है ना। तो ये याद रखना, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं। विद्यालय की पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को डैश डैश के अवसर प्रदान करें। पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाएं क्या होती है, कोऑपरेटिव एक्शंस होते हैं। कोऑपरेटिव एक्शंस क्या होता है भाई, जिसमें 4 बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चों का ग्रुप बना करके वो एक दूसरे से जो है पाठ्य चर्चा करते हैं, पाठ्य चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आंसर है, इससे क्या होता है बच्चे भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, आंसर ए मत लगा दीजिएगा, कई बच्चे ए इसको समझ रहे होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। पाठ्य चर्चा में जो है भाषा का प्रयोग जो है निर्धारित होता है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है, तो समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो 11वें का देखिए, घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना, या फिर अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। आंसर यहाँ पे सी जो है वो गलत होगा, बाकी सभी आंसर सही है। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने
उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वह क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। तो देखिए बस ध्यान रखिएगा, अनुभव आधारित प्रश्न का उत्तर क्या दिया है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अधिसंज्ञान। क्या कहेंगे? अधिसंज्ञान। इसको इंग्लिश में याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटा जो है कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन मतलब होता है बौद्धिक जो है चीजें होती है, और मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया में सोचना और स्वयं निरीक्षण करना। सीधे सीधे बात बता रहा हूं, सीधे सीधे भाषा में ही पढ़ लेते हैं, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। स्वनिरीक्षण करना, जो भी आप कुछ सीख रहे हैं स्वयं का निरीक्षण करना कि क्या मैं ये सही रूप से सीख रहा हूं, जो मैं बात बोल रहा हूं क्या मैं सही बोल रहा हूं। कई बार होता है ना, तो स्वयं के ज्ञान पर मनन और चिंतन करना। कई बार हम लोग एक दूसरे से कहते रहे, अबे जो तू बोल रहा है ना कम से कम उसके बारे में सोच तो एक बार, सोचेगा तभी तो समझेगा कि क्या सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ऐसा अक्सर हम लोग कह देते हैं अपने दोस्तों या अपने जो भी साथी लोग होते हैं कि भाई तू बोल तो रहा है, पहले सोच तो सही बोल रहा है। पहले जो भी पॉइंट्स बोल देता है एकदम से अंधभक्ति वाली बातें करता है कि कुछ भी मोदी जी ने सब कुछ कर दिया देश को 2000 पहले से, ऐसे कुछ बातें होती है एक उदाहरण के तौर पे। तो कहते हैं भैया तो पहले सोच तो बस वही होता है मेटा कॉग्निशन या अधिसंज्ञान कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके उसमें संशोधन करना होता है। ध्यान रखिएगा, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है और उसमें संशोधन करना होता है। अगर ये पूरी एक बात को कहे तो पूर्व ज्ञान को संशोधन करना क्या कहलाता है, पियाजे के अनुसार इसको कहते हैं समायोजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये शब्द को अच्छे तरीके से गढ़ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में देखा गया कि भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। ये किस प्रकार का उदाहरण है भाई? भिन्न भिन्न आर्थिक समूहों के लोग किसी भाषा को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, इसे सामाजिक भाषिक चर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, चर का मतलब होता है वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल्स कहते हैं इंग्लिश में, तो सामाजिक भाषिक चर कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। बहुत ही सामान्य था क्वेश्चन, कोई भी इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को समस्या हो रही होगी। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके, पहले पता किया जा सके कि समस्या कहाँ क्या है और फिर उसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 15वें का आंसर है मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित होकर पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही है ये। पठन कौशल में छात्र उचित गति विराम हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। हम जो पढ़ते हैं, हम जहाँ पे हमें रुकना होता है, हम जहाँ पे हमें अपनी भाषा तेज करनी होती है, जहाँ पे हमें अब एक्सप्रेशन देने होते हैं, वो हम पठन कौशल में करते हैं। ठीक है, लेखन कौशल में हम अपने ज्ञान को संग्रहित करके करने में सहायक करता है। भाई लिखते हैं हम अपना जो भी हमने सोचा, जो भी हमने सीखा वो हमने लिख लिया, फिर उसको याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ होती हैं। बाकी यहाँ पे जो डी आंसर है वो गलत है। भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आप हिंदी के अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थायी भाषा वहां नहीं जानते, वहां की मातृभाषा नहीं जानते, पंजाबी भाषा नहीं जानते, तो आप क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, हमें करना चाहिए कि समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब जिस स्कूल में गया बच्चों को ही कहो कि हिंदी सीखो, आपको बल्कि पंजाबी सीखनी चाहिए कि बच्चों को हिंदी सीख। तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए कि भैया मेरा ट्रांसफर कर दो, मैं वहां नहीं पढ़ा पाऊंगा। अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। भैया जरूरी नहीं कि बच्चों को अंग्रेजी समझ में आती हो। तो बचा एक आंसर, यही सही हो गया। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए, और अपनी भी भाषा जो द्वितीयक भाषा है, जो पंजाबी भाषा है, उसमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ तो बच्चों की भाषा को समझ के सीख लेंगे आप, क्योंकि भाई टीचर हैं आप, समझ है आपकी बौद्धिक क्रिया, आप बहुत बुद्धि से तेज हैं, तो आप सीखेंगे, धीरे धीरे आप सीखेंगे और ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। भाषा एक कौशल है, इसका विकास आरंभ
अभ्यास पर ही निर्भर है। ये कथन किसका है? तो देखिए भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। तो देखिए सीखने अभ्यास पर आधारित सीखना किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। भैया थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। एक तो अभ्यास का नियम दिया था पहला, दूसरा प्रभाव का नियम दिया था, ये भी आपको याद होना चाहिए, और तीसरा जो है अभ्यास, प्रभाव, और एक दिमाग में नहीं पड़ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? उपचार जिसमें बच्चों की कमियों को जो है जानने का प्रयास किया जाता है, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे कौन सी नहीं? अतिरिक्त कक्षाएं, भाई कमियों को उजागर करेंगे, अतिरिक्त कक्षाएं लेंगे और उपचार करेंगे। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज कराना। अब व्यायाम का जो है, देखिए मैंने ये सीटेट का क्वेश्चन उठाया है, मैंने कही ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम। क्या होता क्या है कि पेपर बनता है इंग्लिश में, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर बनता है इंग्लिश में, और इंग्लिश का अनुवाद किया जाता है गूगल से। और गूगल जो है उसका जो भी अनुवाद निकाल दे, तो गूगल में कोई भावनाएं तो होती नहीं। अब वो क्वेश्चन को नहीं समझ रहा है, उसको इतना पता है व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का तो मतलब होता है, अब यहाँ अगर एक्सरसाइज शब्द लिखा होता तो आप समझ जाते कि एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कुछ जो है पेपर वर्क देना, बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराना, ये सारी चीजें एक्सरसाइज। गोष्ठियां क्या होती हैं? तो गोष्ठियां का मतलब होता है वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप। गोष्ठियों का मतलब होता है वर्कशॉप। तो यहाँ पे कौन सी विधि नहीं है? ये नहीं है विधि, वर्कशॉप विधि नहीं है। ये यूज कहाँ होती है वर्कशॉप विधि? तो ये विशेष कौशल प्रदान करने के लिए ये विधि का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोष्ठियां जो होता है वो विशेष कौशल आधारित होता है, ठीक है, कुछ आपको कुछ सीखना है तभी तो आप वर्कशॉप जाएंगे, तो ये उस पर आधारित है। अब विशिष्ट अभ्यास, तो यहाँ पे बाकी 3 आंसर सही हैं, वो जो है सी आंसर यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब भाषा अर्जन का संबंध किससे? भाषा अर्जन का संबंध मातृभाषा से है, परिवार से है, जन्म से है, स्वाभाविक क्रिया से है, चलते फिरते घूमते दौड़ते कहीं पे भी कुछ भी भाषा का अर्जन हो जाता है। कहीं से भी चलते चलते आया, किसी की भाषा कोई सीख ली, अबे ओ अल्लो, बच्चा वही बोल रहा है शब्द। गाली बोल दिया किसी ने तो गाली ही बोले जा रहा है, उसको अच्छी बातें सिखा दी तो वो अच्छी बातें बोले जा रहा है ना, हर बात पे वो थैंक यू कर रहा है ना, सॉरी सॉरी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ भाषा अर्जन का होता है, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी सभी ऑप्शन अगर देखा जाए तो व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, यह है भाषा अधिगम में। अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाता है, पठन के अवसर दिए जाते हैं अधिगम में, ठीक है। भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही? कौशल क्या होता है? तो कौशल होता है वो 4 कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी 4 कौशल हैं। तो 20वें का देखिए, तो केवल क्रमबद्ध रूप में सीखे जाते हैं या फिर अंतः संबंधित है? केवल क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, भाषा का कोई क्रमबद्ध नहीं है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है और इसमें क्रम नहीं है, ठीक है। सुनना और बोलना सबसे पहले विकसित होता है, फिर लिखना और पढ़ना उसके बाद में विकसित होता है। तो हो सकता है कि बच्चा पहले बोलना सीखे, ये मतलब क्रमबद्ध नहीं है, बस इतना समझिए। और अंतः संबंधी, एक दूसरे से अंतः संबंधी, जब सुनेगा तभी तो लिखेगा, जब लिखेगा तभी तो आप पढ़ोगे, है ना, अब पढ़ोगे तभी तो आप बोलोगे कि ये लिखा है। तो ये सारी एक दूसरे से संबंधित है। केवल पढ़ना लिखना, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे केवल सही पूछा गया तो आंसर हो गया यहाँ पे बी, बाकी सभी गलत है। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है। निगमनात्मक उपागम मतलब निगमन, आगमन विधि और निगमन विधि, ये 2 है। तो आगमन और निगमन विधि जो है वो अरस्तु ने इजाद की थी। और इसमें क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नियम प्रस्तुत करने चाहिए, ठीक है।
भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है, अगर हम कोई क्लास ले रहे हैं उसमें बच्चों को पत्र पत्रिकाएं देते हैं, मैगजीन्स देते हैं, कार्ड्स देते हैं, तो ये समझ उसको दर्शाता है कि बच्चे इस चीज़ को समझते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सीटेट में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक जो है भाषा को ग्रहण करता है, ये सिद्धांत किसका है? तो भाषा को ग्रहण करता है ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ये चोम्स्की से संबंधित है। बालक जो होता है भाषा को ग्रहण करता है, बच्चे के अंदर भाषा के सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। और बाकी सभी जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हैं ये इस बात से तर्क नहीं रखते थे। पियाजे हो, स्किनर हो, ब्रूनर हो और वाइगोस्की हो, ये सभी जो है वैज्ञानिक चोम्स्की के इस बात से जो है आलोचना करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि भाषा सीखने के लिए कोई किसी समाज और संस्कृति को योगदान दिया, किसी ने 4 चरणों में बताए, तो किसी ने सीखने को ज़्यादा महत्व दिया, अभ्यास को ज़्यादा महत्व दिया, प्रभाव को महत्व दिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, किसी पाठ में संकेतक शब्दों परंतु, इसलिए, हालांकि का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो अगर हम परंतु, इसलिए, हालांकि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये विचार प्रवाह को स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है, वाक्य रचना के रूप में नहीं होता है। आंसर ध्यान रखिएगा बी है। ठीक है, अनुच्छेदांश की प्रतिलिपि नकल करना, मतलब जो भी पैराग्राफ है उसकी नकल करना, उसको पैराग्राफ को लिखना, किस भाषा कौशल से संबंधित अभ्यास हो रहा है? तो ये होता है कि मतलब मान लो कोई पैराग्राफ है, मैंने कहा कि पैराग्राफ रीड करो और उसके बाद रीड करके नीचे के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करो, जैसा कि हमारे यहाँ पैसेज मिलता है। तो ये पठन समझ और शब्द परिचय से जो है हो रहा है, यहाँ पे परिचय करता है। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, यह अधिगम एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए 26 का आंसर है अवधारणा अधिगम कहेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक अध्यापक कक्षा 4 के 2 के जोड़े में कार्य करवाती है, वो ए को वेटर बनने के लिए और बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है। तो भाई उसने 1-2 जो है ग्रुप्स बना दिए, इसमें से एक को वेटर बनाया और एक को ग्राहक बनाया, कस्टमर बनाया। अब वेटर क्या करेगा, ग्राहक के पास आएगा और उससे कहेगा कि ऑर्डर क्या है सर, आपको क्या चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। और ग्राहक जो है उसको ऑर्डर देगा, कस्टमर उसको ऑर्डर देगा कि मुझे ये खाने की चीज़ ले करके आओ। प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। तो ये गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है? तो अभिव्यक्ति में स्पष्टता, वाक्य रचना, शब्द संपदा और सक्रिय श्रवण, इस पे किसमें सबसे कम? तो यहाँ पे वाक्य रचना पे अभिव्यक्ति में स्पष्टता होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को समझ पाएंगे। सक्रिय रूप से श्रवण सुनने की होनी चाहिए, है ना। और वाक्य रचना, वाक्यों का सही रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। तो शब्द संपदा जो है यहाँ पे आंसर हो गया, यहाँ पे डी सबसे कम योगदान देती है। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल हो जाता है जब जो है निरंतर अभ्यास कराया जाए या फिर जो है वर्णमाला का ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। आंसर यहाँ पे किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। पढ़ना लिखना सीखना तब आसान हो जाता है जब हम किसी उद्देश्य के रूप में काम करते हैं, उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रहता है, तब हम सीखते हैं। ठीक है, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो अब अगर मैं टीचर हूं तो मेरा जो ध्यान होगा वो विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पे होगा, बिल्कुल हाँ। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करने पे होगा, बिल्कुल हाँ। विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को महत्व देना, बिल्कुल हाँ। सभी को एक समान समय देना, इस पर मेरा ध्यान नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी गलत जवाब है। नेक्स्ट, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटक जाती है, आप क्या करेंगे? तो अगर कोई बच्ची बोलते समय बतवाते समय अटकती है तो हम जो है उसको जो है प्रोत्साहित करेंगे। तो धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, बाकी सभी गलत है। ठीक है, तो 30 का यहाँ पे डी आंसर सही है।
तो इस प्रकार से हमारे हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उसको भी कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।